इन साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार का जो टारगेट है यूपीएसआई, उसका जो की सब्जेक्ट है हिंदी, उसका हम इससे पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और जिसमें हम वर्णमाला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णमाला की एक क्लास हो चुकी है, वर्णमाला की दूसरी क्लास है और इसमें वर्णमाला का जो फेस बच गया था, उस इससे पहले वाली क्लास में हमने स्वर कंप्लीट किए थे। अब बचे हैं व्यंजन। व्यंजन से बनने वाले सारे प्रश्न आपके इसमें कवर किए जाएँगे, जिससे कि आपका वर्णमाला अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपका परिवार दिन-पे-दिन आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता रहे। और आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई की जो दरोगा सीरीज़ है, उसमें उसमें हिंदी का क्या रोल रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको हम वीडियो के अंत में बताएँगे। अभी हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी आने को है, तो वैकेंसी आपकी 7000 आने को है और इसका हिंदी का चौथा सेट है और वर्णमाला की दूसरी क्लास। इससे पहले वर्णमाला की एक क्लास हो चुकी है। इससे पहले हमने क्या-क्या पढ़ लिया था, तो इससे पहले हम लोग स्वर पढ़ चुके थे। क्या? स्वर पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। सबसे पहले हमें व्यंजन में व्यंजन से बनने वाला पहला प्रश्न यही आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं या फिर व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोगों को पता है व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या है 33। अब 33 ये किस प्रकार से है? तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो जो आपके 33 व्यंजन है, किस प्रकार हैं? तो आप सभी लोगों को पता है, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। उसके बाद में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। कितने? 4 आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार ये संख्या होती है जाके आपकी 33। कितनी? ये संख्या होती है कितनी जाके? 33। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं पहले 25। 25 का वर्गी 25 का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? अब जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, वो होते हैं 25 कितने होते हैं? 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं और इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो 4, 16, 4 और 5 के आधार पर किया गया है। 16, 4, 5 के आधार पर किस प्रकार किया गया है? आप जो अंतिम अंतिम 5 वर्ड देख रहे हैं, जा, जा, अणा, ना और मा। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं और नासिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। क्या? नासिक ध्वनियाँ यानी कि नासिक व्यंजन भी इनको कहते हैं। क्या? नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन 4 की। क्या? इन 4 की। इन 4 को हम क्या कहते हैं? चा, छा और जा और झा। ये जो वर्ण है आपके, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। क्या? स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। बाद बाकी के जो वर्ण के बचे हैं, जो वर्ण आपके बचे हैं, 4 ये बचे हैं और 12 ये बचे हैं। कितने? 12 ये बचे हैं। ये होते हैं आपके वर्गीय व्यंजन। कितने? इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कह सकते हैं या फिर वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जा सकता है। क्या? इनको कहते हैं। ठीक है? बस ये चीज़ क्लियर हुई कि जो वर्गीय व्यंजन है, हमने उनको किस आधार पर बाँटा है। जो आपके ये 12 जो ये आपके 12 वर्ड हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन और जो ये 4 हैं आपके ये 4
इन्हें ये जो 4 हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और जो आपकी ये 5 हैं इन्हें हम कहते हैं नासिक व्यंजन। क्या? नासिक ध्वनियाँ, और इन्हें पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आपके, उनका क्रम क्या था? 25 प्लस 4 प्लस 4, इस तरीके से व्यंजनों को बांटा गया था। तो जो 4 होते हैं आपके वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अब इनको एक एक को हमें समझना पड़ेगा। जो आपके या और वा होते हैं, क्या जो आपके या और वा होते हैं इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं? अर्ध स्वर क्यों कहते हैं इसका भी रीजन समझेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर कौवा को इस तरीके से लिखा जाता है और कहीं पर कौवा को इस तरीके से लिखा मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका ये आ है, ये आ है आपका, आप सभी को पता है आ एक स्वर है। यहाँ पर प्रयोग किसका किया गया है? वा का। यहाँ पर वा का प्रयोग किया गया है। सही ये भी है और सही आपका ये भी है। तो इसी तरीके से जैसे महिलाएं, जो महिलाएं हैं, महिलाएं शब्द ये क्या है? ए की जगह हमने क्या लगाया है? या लगाया है। तो ये दोनों ही शब्द सही है आपके। कहीं किसी कोई साहित्यकार इसको इस तरीके से लिखता है, कोई साहित्यकार इसको इस तरीके से लिखता है। तो इसलिए हम इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। क्या? इसलिए इन्हें हम क्या अर्ध स्वर कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि हम इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। अब बढ़ते आगे रा की ओर। अगर हम बात करें रा की, तो रा को हम प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्या? प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्या? प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं किसको? रा को। अब बात करते हैं ला की। ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या? ला को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे आते हैं आपके 4 व्यंजन। वो कौन से हैं? वो है ऊष्मीय व्यंजन। क्या? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनकी परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में जोर जोर से श्वास को खींचना पड़ता है। क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास को मतलब सांस को जोर से ताकत से खींचना पड़े, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या? ऊष्मीय व्यंजन। क्या? ऊष्मीय व्यंजन। और इनसे इनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। क्या? गर्म हवा का मतलब ही होता है ऊष्मा। ऊष्मा से ही हमें गर्म हवा मिलती है, इसीलिए हम इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं आपके शा, शा, सा और हा। ये 4 होते हैं। ये 25 ये हो गए आपके, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। इस प्रकार से आपके व्यंजन कितने हुए? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हुई? आप सभी लोगों ने पढ़ा 25 आपके वर्गीय व्यंजन हुए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हुए, 4 आपके ऊष्मीय व्यंजन हुए। कितने? 4 आपके ऊष्मीय व्यंजन हुए। इस प्रकार से इनकी संख्या हुई 33। कितनी? 33। इससे पहले हम 11 11 11 आपके स्वर पढ़ चुके हैं। क्या? 11 स्वर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें कि जो व्यंजन है आपके उनके उच्चारण के स्थान पर वर्णों का वर्गीकरण, जो व्यंजन है उनके उच्चारण के हिसाब से उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो मुख्यतः आप सभी लोगों को पता है ये आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब जो उत- अगर बात करें इनको वर्ग कहते हैं। का वर्ग। क्या इनको वर्गों के आधार पर बांटा गया है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और आपका ता वर्ग, और अंतिम बचता है पा वर्ग। अब इनको का, चा, टा, ता, पा वर्ग में ही क्यों बांटा गया? क्योंकि जहां से इनकी शुरुआत होती है उसी के नाम से इस वर्ग को
रख दिया गया। क्या उसी के नाम से उस वर्ग का नामकरण किया गया। जैसे का, इसकी शुरुआत कहाँ से होती? का, खा, गा, घा, इंज्ञा। तो इसीलिए हम इसे का वर्ग कहते हैं। इसकी शुरुआत चा से होती है, इसीलिए चा वर्ग कहते हैं। इसकी शुरुआत टा से होती है, तो इसे हम टा वर्ग कहते हैं। इसकी शुरुआत ता से होती है, तो इसे हम ता वर्ग कहते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब वो बात करते हैं इन उच्चारण स्थान की। ये शरीर के कुछ किस भाग से, या फिर बोला जाए मुंह के या गले के किस भाग से बोले जाते हैं। इनकी जो जब बोलते हैं तो किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके हिसाब से, यानी इनको बोलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अगर बात करें का वर्ग की, अगर बात करें का वर्ग की, तो का वर्ग को बोलते हैं कंठ से। किससे? कंठ से। क्या, जब हम बोलते हैं क, का, तो जोर कहाँ पर पड़ रहा है? कंठ। कंठ कहाँ पर होता है? गले। ये जिसको चिड़िया चिड़िया बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंठ। यहाँ पर जोर पड़ता है। जैसे का, ग, घ, इंग, कहाँ पर जोर पड़ा? तो यहाँ पर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंठ, कंठ ध्वनियां। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ये एक स्लाइड से आपके 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। क्या 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में, यूपीएसआई के पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है हमें। उसके बाद आता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग, चा। जब चा का उच्चारण करते हैं तो जोर कहां पर पड़ता है? च, छ, ज, झ, द। कहां पर? आवाज बोल के बताइए। च, च। गले से थोड़ा ऊपर। क्या ये कंठ है? कंठ से थोड़ा ऊपर तालु, इसे बोलते हैं हम तालु, जो जीभ के ऊपर का भाग है। जीभ के ऊपर का भाग, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं। तो जब चा बोलते हैं तो जीभ कहाँ पे टकराती है जाके? ऊपर वाले भाग से। ऊपर वाले भाग से टकराती है जाके। इसीलिए हम इसे कहते हैं तालव्य ध्वनिया। क्या? तालव्य ध्वनिया। क्या? तालव्य ध्वनिया। कंठ। इसको जब तालु को बोलते हैं तालव्य, तालव्य ध्वनिया। अब बात करते हैं टा की। टा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो बोल के देखिए। का, चा, टा, 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 था, डा, ढा, अड़ा। टा, था, डा, धा, अड़ा। तो जो आपकी जीभ का जो अगला भाग है वो कहाँ पर लगता है जाके? बताइए। वो लगता है जीभ के जस्ट ऊपर वाले भाग में। क्या? जीभ के जस्ट ऊपर वाले भाग में, यहाँ पर दांतों के से थोड़ा पीछे, दांतों से थोड़ा पीछे। उसको हम कहते हैं मूर्धा। उसको क्या कहते हैं? मूर्धा। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मूर्धन्य ध्वनिया। हाँ? इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मूर्धन्य ध्वनिया। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मूर्धन्य ध्वनिया, क्योंकि जो दांत के पिछले वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मूर्धा। उसके बाद आते हैं आपका ता वर्ग। अब इनको बोलिए। ता, था, दा, धा। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ का अगला भाग कहाँ पर टकराएगा? तो कहाँ पर टकराएगा? दांतों में। जैसे बोलिए ता, था, दा, धा। देख रहे हैं? जीभ का अगला भाग कहाँ पे टकरा रहा है? दांतों पे। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दंत ध्वनिया। है ना? इसीलिए हम इनको कहते हैं दंतव्य ध्वनिया। क्या? दांतों से टकराने वाले, दांतों से टकराने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? दंतव्य ध्वनिया। उसके बाद आपका आता है पा वर्ग। जब हम पा का उच्चारण स्थान करते हैं, पा, हा, बा, भा, मा, तो हमारे क्या ओठ आपस में मिलते हैं। ओठ आपस में मिल जाते हैं। जब तक हम ओठ नहीं मिलाते तब तक उनका उच्चारण सही से नहीं होता। क्या? उनका उच्चारण सही से नहीं होता। जैसे हम ओठ ना मिलाएं, अ, 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 बोल पा रहे? नहीं बोल पा रहे ना? तो यदि हम ओठों का सहारा लें तो किस तरीके से बोलेंगे? प, ह, ब, भ, म। सही से बोल पा रहे हैं? तो इसीलिए हम इनको कहते हैं ओष्ठ ध्वनिया। हाँ?
ओष्ठ ध्वनियाँ। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हुई? जो आपका का वर्ग होता है, उसे हम बोलते हैं कंठब्ध ध्वनियाँ, चा वर्ग होता है, उसे हम बोलते हैं तालव्य ध्वनियाँ और जो आपका टा वर्ग होता है, उसे हम बोलते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ और जो आपका ता वर्ग होता है, उसे हम बोलते हैं दंतव्य ध्वनियाँ और जो आपका पा वर्ग होता है, उसे हम बोलते हैं ओष्ठ ध्वनियाँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि जो कौन-सा वर्ण किस शरीर के किस अंग से बोला जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए व्यंजनों की। अब व्यंजनों की बात, उच्चारण के स्थान पर स्वरों की भी कहीं न कहीं प्रवृत्ति रही होगी, स्वर भी कहीं न किसी शरीर के किसी न किसी भाग से बोले जा रहे होंगे। तो ऐसे ही अब बात करें और जो आपका और हा और विसर्ग है, क्या? आ, आ और हा और विसर्ग है, इनको हम कहाँ से उच्चारण करते हैं? कंठ से। एक बार ट्राई कीजिए। का, आ, आ, हा, विसर्ग। विसर्ग में किसका उच्चारण आता है? हा का। ये भी कहाँ से? ये भी आपके कंठ से। उसके बाद आते हैं ई, या, सा। ई, या, सा। तो जब इनका उच्चारण कहाँ से होता है? इनका उच्चारण भी तालव्य से होता है। उसके बाद आपका री, रा और सा। जो आपका पेट फटा वाला सा होता है, पा वाला सा होता है, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो उनका उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धन्य से, और ला, सा और जा। सर यहाँ पे भैया आपने जा तो 2 बार ले लिया, एक जा यहाँ पर भी है, एक जा यहाँ पर भी है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। क्या? आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पर जो जा है, उसमें एक बिंदी लगी हुई है। क्या? एक बिंदी लगी हुई है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं, जिसे हम नुक्ता कहते हैं और नुक्ता वाले वर्डों का यूज़ कहाँ पर होता है? अरबी और फारसी वाले शब्दों को जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उन्हें हम क्या? नुक्ता कहते हैं। वो बात करें उ और ऊ की। क्या? उ और ऊ की। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान क्या है बताइए? तो इनका उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। बोलिए ओ, ओ। जोर किस पर पड़ रहा है? ओठों पर। उ, 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 उ। किस पर पड़ रहा है? ओठों पर। इसीलिए हम इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। अब इसमें कुछ वर्ण बच गए हैं। पहले तो हम इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं कि इनको याद कैसे किया जाए। देखो ये जो आपके वर्गीय व्यंजन है, ये तो आराम से याद होते हैं। जैसे इनको याद करने के लिए कौन-सा वर्ग है? क, च, ट, त, प। क्या? क, च, ट, त, प। जैसे आप लिख लो यहाँ पे क, च, ट, त, प। ये तो हो गए। अब हमें इनको याद कैसे करना? तो इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है क, त, मु, द, ओ। क्या? क, त, मु, द, ओ। ये तो होगी आपकी ट्रिक। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है के, टी, ए, टी, एम, 2। क्या? केटीएम 2। अगर ये याद नहीं होते, आपको हिंदी वाले वर्ड याद नहीं होते, तो आप याद कर सकते हैं केटीएम 2। आप सभी लोगों को पता है जो यंग जनरेशन है, उनकी सबसे मनपसंदीदा बाइक कौन-सी है? पसंदीदा बाइक कौन-सी है? तो वह केटीएम। हमें कुछ भी हो जाए, हमें केटीएम दो। हम आगे तभी पढ़ेंगे जब केटीएम दे दोगे। क्या? याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, हम आगे तभी पढ़ेंगे जब तक हमें केटीएम नहीं दिला दोगे। क्या? केटीएम दिला दो। तो कचटतप्पा का केटीएम चा टी, मतलब टी का मतलब तालब, टा, एम, एम का मतलब मूर्धा और आपका ता, ता मतलब द, डी, पा मतलब ओष्ठ, ओ। ठीक है? ये चीज याद होगी। अब याद करते हैं स्वर। स्वर और जो बाकी के वर्ड हैं, इन्हें हम किस तरीके से याद करें? तो हम एक वर्ड लिखते हैं विवाह। विवाह। हा से क्या बनेगा अपना? हा और विसर्ग किससे? विसर्ग का भी उच्चारण किस तरीके से होता है? वो भी विसर्ग का उच्चारण भी आपका हा के स्वरूप में होता है, इसलिए विसर्ग और हा तो हो गए आपके हा से। बड़ा आ, बड़ा और आ,
आ, ये जो आ रहा है, मात्रा आ रही है, उससे हो गया आपके आ और आ। विवाह, क्या? विवाह से हो गया आ आ आ और विसर्ग। विवाह किसका? ईएस का। किसका? ईएस का। विवाह किसका? विवाह यस का हो रहा है। किसका विवाह हो रहा है? यस का विवाह हो रहा है। ये चीज क्लियर हुई? यस का विवाह, ई से तो आपके ई हो गई, या से या हो गया और सा हो गया। जब यस का विवाह हो रहा है तो यस के मन में विवाह, जैसे यस ने विवाह का बात सुनी तो उसके मन में ऋषिपन की भावना आ गई कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ऋषि बनूंगा। क्या? वह बन गया ऋषि। क्या बन गया? वह बन गया ऋषि। जब ऋषि बन गया तो ऋषि से ऋषि, और ऋषि में रा आता है आपका, तो ये भी रा हो गया, और सा से आपका सा हो गया। उसके बाद ऋषि, जब कोई ऋषि बन जाता है, मोह माया को त्याग देता है, तो वो किस तरीके से, वो एकदम लाश जैसा हो जाता है। कैसा? लाश जैसा हो जाता है, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कैसा? किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो हो गया लाश जैसा। कैसा? लाश जैसा। लाश जैसा। सा हो गया, ला से जैसा। ला से आपका ला, सा से सा, और जा से जा। ला कैसा हो गया? ला से जैसा। जब ला से जैसा, तो जब ला से जैसा हो गया, तो कुछ लड़कियों ने देखा भी होगा, ये इसका शादी है, तो बोले ऊ तेरी, ऊ इसकी शादी है, ये तो ना लग रहा शादी लायक। क्या? ये तो ना लग रहा शादी लायक, ऊ। तो यहाँ से क्या हो गया? आपका ऊ हो गया। ये चीजें तो याद होगी। अब वो जो वर्ड बच गए आप लोगों के मन में, अब प्रश्न उठने चाहिए। वो क्या प्रश्न उठने चाहिए? कि भैया आपने इतने सारे वर्ड तो बता दिए, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हमें दिख नहीं रहे हैं। जो वर्ड्स आपको दिख नहीं रहे हैं, वो दिखेंगे आपको यहाँ पर। क्या? वो वर्ड कहाँ पर दिखेंगे? वो दिखेंगे आपको यहाँ पर। कहाँ पर दिखेंगे? यहाँ पर। अब इनको वहां पर क्यों नहीं लिया? पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि इनका उच्चारण स्थान हमने वहां पर क्यों नहीं लिया। तो पहली चीज देखते हैं, जो ए है आप, ये आपका स्वतंत्र रूप से नहीं बनता। क्या? ये आपका स्वतंत्र रूप से नहीं बनता। इसको बनाने के लिए हमें किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते थे? इसीलिए हम इनको कहते थे विजातीय स्वर। क्या? विजातीय स्वर, या फिर बोलते थे संयुक्त स्वर। क्या? या फिर बोलते थे संयुक्त स्वर। इसका जो आपका ओ है वो किससे बनता था? आ प्लस ऊ से। और जो औ है वो किससे बनता था? वो बनता था आपका आ प्लस ओ से। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई? जो आपका ए है वो किससे बनता था? आ और छोटी ई से। आ और छोटी ई से बनता था। और जो आपका ए है वो आ और आई से बनता था। किससे? आई से बनता था। और उसके बाद आता है ओ आपका आ और छोटे ऊ से। औ आपका आ और औ से बनता था। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो आ है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ। विवाह, विवाह मतलब पहले नंबर पर विवाह, मतलब आ कंठ। एक नंबर पर क्या है? कंठ। तो किससे? कंठ से। देखो ई बचा। ई का उच्चारण स्थान क्या है? विवाह यस। विवाह यस। किसका विवाह? यस का। यस, यस कितने नंबर पर आती है? 2 नंबर पर आती है। तो के टी, टी मतलब तालब। के टी, टी 2 नंबर पर। ठीक है, मतलब तालब। तालब। क्या? तालू। कंठ प्लस तालू। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य दुनिया। क्या इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कंठ तालव्य दुनिया।
और जहाँ पर ए आपके कंठ तालब है, तो दूसरा उसका बड़ा भाई कहाँ से, उसका बड़ा भाई भी कहाँ का होगा, वो भी कंठ तालव्य का ही होगा। अब ऐसे समझ लो, जब जैसे एक घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ, अगर ए आपका एक गाँव में रहता है और दूसरा बी भी आपका कहाँ पर जन्म हुआ उसका, दूसरा भी बी गाँव में ही जन्म होगा, तो दोनों कहाँ रहेंगे? दोनों के दोनों एक गाँव में ही रहेंगे, एक घर में ही रहेंगे। तो उसी तरीके से आप बात करते हैं ओ की। आप सभी लोगों ने देखा कि जो आ है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो गया आपका, और ऊ, 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 जब हमने पढ़ा था, विवाह यश का ऋषि लास्ट जैसा, ऊ, ऊ, ऊ मतलब लास्ट में क्या आया था? केटीएम 2 ओ, केटीएम 2 मतलब लास्ट में क्या है? ओ। क्या? केटीएम 2 में क्या आया था? लास्ट में आया था ओ। तो ओ को क्या बोलते हैं? ओष्ठ। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। यहाँ तक क्लियर हुई? अब ये 4 वर्ड तो आपके क्लियर हो गए। कौन से वर्ड बचे? आपका एक वर्ड बचा है वा। कौन सा वर्ड बचा? बा। और आपके 3 वर्ड बचे हैं, ये का, खा और गा। इनको हम का, खा, गा नहीं बोलते, इनको बोलते का, खा, गा। मतलब क्योंकि ये इनमें नुक्ता लगा हुआ है, जो नीचे ये बिंदी लगी है ना, ये बिंदी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण होता है, जो जीवा है, जीवा है, जीव है, जीव का मूल, मूल, मूल जो स्वरूप, मूल जो अंग है, उससे किसके? जीव के मूल भाग से, जीव के मूल भाग से इनका उच्चारण किया जाता है। क्या? जीव के मूल भाग से उच्चारण किया जाता है। और ये अरबी फारसी भाषा के शब्द है। क्या? अरबी फारसी भाषा के शब्द है, जिनको हम पढ़ेंगे अपने शब्दों शब्दावली में, कि कौन से शब्द किस भाषा के, ये सारी चीजें हम शब्दावली में कवर कर रहे होंगे। अब बात करते हैं बा की। बा और फा, बा और फा की बात करें, तो इनको हम बोलते हैं दंतोष्ठ से। किससे? दंतोष्ठ से। अब बात करें, ये जो दुनिया है आपकी, ये जो 5 ध्वनियाँ है नुक्ता वाली, जिनका अरबी अरबी और फारसी भाषा में प्रयोग होता है, इनका पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इनका प्रयोग पहली बार हिंदी भाषा में प्रयोग किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी में इनका पहली बार प्रयोग किया था। वो बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या है, किस प्रकार से ये हिंदी में प्रयोग हुए और किस प्रकार से ये उर्दू में प्रयोग होते हैं। जब हम किसी इनके वर्ड में नुक्ता का प्रयोग कर लेते हैं, या नुक्ता का प्रयोग कर लेते हैं, तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे हिंदी में लिखा है कफ, क्या हिंदी में लिखा है आपका कफ, अगर हम इसमें नुक्ता लगा दें, तो जबकि हिंदी में जो कफ होता है, उसका मतलब होता है बलगम। जब आदमी, जब वो किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को जुकाम जुकाम हो जाता है, तो उसके गले में कफ सा जम जाता है, तो क्या बोलते हैं? कफ जम गया। कफ मतलब बलगम, बलगम, बलगम जम गई, सॉरी। तो ये होगी आपकी बलगम। और वहीं अगर इसमें नुक्ता लगा दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाता है बटन का हिस्सा। बटन, जब जो हम शर्ट कमीज पहनते हैं, जो कफ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कफ बोलते हैं। कफ, कफ बोलते हैं जहां पर बटन लगाई जाती है, जहां पर बटन लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कफ कहते हैं। अगर वही बात करें खाना की, जैसे खाना, खाना, खाना का मतलब क्या होता है? भोजन। अगर इसमें हम नुक्ता लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा? खाना। खाना मतलब कोई कमरा, किसी चीज का कटा हुआ भाग, चौकोर भाग, किसी भी चीज का कटा हुआ एक चौकोर भाग, उसे हम क्या कहते हैं? खाना कहते हैं। डब्बा, किस खाने को ही हम क्या डब्बा भी बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा जेल खाना, वो क्या है? वो जेल खाने को खाया तो नहीं जाता, खाना तो वहां भी है, लेकिन उसको उसमें एक नुक्ता लगा, तो इस वजह से वो है डब्बा होता है। डब्बा, क्या? डब्बा। गोल, बात करें गोल, गोल किसको कहते हैं? व्रत को कहते हैं। अगर इसमें नुक्ता लगा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दल। क्या हो जाएगा? दल हो जाएगा इसका मतलब। अगर वही बात करें जरा,
जरा माने होता है बुढ़ापा या जरा माने होता है बुढ़ापा। अगर इसमें नुक्ता लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जरा सा मतलब थोड़ा सा। थोड़ा सा बोलते नहीं, जरा सी सब्जी दे दो, जरा सा पानी दे दो, जरा सा ये सामान दे दो, जरा सा काम कर लो, मतलब थोड़ा सा। ठीक है। अब वो बात करें फन। अगर बात करें वही फन की, तो फन आप लोगों ने सुना होगा फन, कि सांप का फन कुचल दो। फन मतलब सांप का मुंह, जो सर पे उसके मुंह को क्या बोलते हैं? फन बोलते हैं। जैसे सांप, सांप का जो मुंह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फन कहते हैं। क्या कहते हैं? फन। और जो दूसरा होता है फन, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो शोज होते हैं वहां पर कोई कलाकार कलाकार कोई काम कला दिखाकर चला जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं? उसने अपना फन बिखेर दिया, स्टेज पर जाकर अपना फन बिखेर दिया, मतलब हुनर दिखा दिया। क्या? उसने अपना हुनर दिखा दिया। इसी के बाद आते हैं, जो व्यंजन है उनका प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? क्या? प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? एक प्रश्न यहाँ से आता है आपका, कि इनका जो वर्गीकरण है वो निम्नतः दो प्रकार से हुआ है। कितने? दो प्रकार से हुआ है। कौन कौन से? अल्प प्राण और आपके महाप्राण। यहाँ से प्रश्न एक बनता है आपका कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं या फिर महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। ठीक है। या फिर कभी कभी उनकी संख्या भी पूछ ली जाती है। तो अल्प प्राण का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो और बोलने के लिए कम प्राण वायु की आवश्यकता हो। तो ये चीज क्लियर हुई। अल्प माने थोड़ा, प्राण माने, प्राण किसको कहते हैं? वायु को। प्राण वायु, थोड़ी वायु की आवश्यकता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। अब इनकी संख्या क्या होती है? प्रत्येक वर्ग का एक तीन पांचवा वर्ग। अब पहला सवाल आएगा कि एक तीन पांचवा वर्ण होता कौन सा है? एक तीन पांचवा वर्ण होता कौन सा है? तो सबसे पहले हम यही डाउट क्लियर कर लेते हैं कि एक तीन पांचवा वर्ण होता कौन सा है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि जो आपके वर्गीय व्यंजन है, पहला वर्ण, हम कलर चेंज कर लेते हैं। पिंक नहीं, पिंक नहीं, ब्लू है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, और ये बचा आपका अंतिम पांचवा वर्ग। क्या? अंतिम बचा आपका पांचवा वर्ग। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो अल्प प्राण में क्या आते हैं? एक तीन पांच। एक, तीन और पांच, ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके अल्प प्राण में। मतलब एक का चा टा ता पा, तीन गा जा अणा दा और बा, पांचवा आ जा ना ना और मा, मतलब कि जो जिसे हम नासिक ध्वनिया भी कहते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर हुई कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होते हैं? सी होते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आती है आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपके? तो आप सभी को पता है, जो आपके या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। और एक बचता है आपका उत्सिप्त व्यंजन। क्या? उत्सिप्त व्यंजन भी एक इसमें ऐड होता है, एक आपका दूसरे में ऐड होता है। उसके बाद सभी स्वर। क्या? उसके बाद सभी स्वर। अब ये चीजें तो हो गई, इस प्रकार से होती हैं। लेकिन अब सवाल मन में आएगा कि सर भैया मैं इनको याद कैसे करूं? क्या इनको याद कैसे करूं? तो इनको याद करने का सिंपल सी तरीका, ट्रिक बताते हैं। जैसे आ में क्या? आ कौन सा अक्षर है? पहला। आ कौन सा अक्षर है? पहला। तो क्या हो गया? एक हो गया। ला, ला को यदि देखें तो ला किस तरीके की आकृति बना रहा है? तीसरे नंबर की। क्या? किस तरीके की आकृति बना रहा है? तो 3 नंबर की बना रहा है। तो इससे क्या हो गया? 3 हो गया। पा, पा, पा से क्या बनता है? 5, पा से क्या बनता है? 5। तो ये हो गया पांचवा। क्या? ये हो गया आपका पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर।
और उसके बाद आता है महाप्राण। क्या आता है? महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। क्या? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और एक उत्क्षिप्त वर्ण आता है ढा। और ऊष्मीय व्यंजन। अब ये ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से? ये होते हैं आपके सा, शा, सा और हा। ठीक है। वो पूछ लिया जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो? पांच ही हो गए, पांच ही हो गए आपके 10, प्लस एक ये हो गया, प्लस चार ये हो गए, तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए आपके 15। अगर यहाँ इनकी बात की जाए कुल संख्या की, तो ये पांच पांच 10, पांच 15 ये हो गए, चार आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, एक आपका उत्सृत व्यंजन हो गया, 11 आपके स्वर हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? कुल मिला के हो गए आपके 35। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे कि स्वर तंत्रियों के आधार पर, क्या स्वर तंत्रियों के आधार पर, क्या स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, क्या व्यंजनों का वर्गीकरण स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार किया गया? तो वो किया गया आपका दो प्रकार से। कितने? दो प्रकार से। कौन कौन से? घोष, घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं, कहीं कहीं घोष लिखा होता है, कहीं कहीं सघोष लिखा होता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने दोनों वर्णों का यूज यहाँ पर कर लिया है। क्या? इसलिए दोनों वर्णों का यूज हमने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से किया है। अब घोष वर्ण क्या होते हैं? तो स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकल जाती है। क्या? हवा निकलती है। क्या? हवा निकलती है। हवा निकलती है या हवा निकल जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर तंत्रियों या फिर घोष शब्द। क्या? घोष या फिर सघोष वर्ण कहते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान होता है प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5। क्या? प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5। क्या? प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5। अब इनको याद कैसे करें? याद करने की ट्रिक बताते हैं। धा, धा का उच्चारण स्थान कौन सा है? का, गा, घा। क्या? का, गा, घा। चौथे नंबर पर आता है, मतलब कि चौथे नंबर पर आता है घा से एक पहले और एक बाद। घा का उच्चारण स्थान कितना? 4, एक पहले 3, एक बाद में 5। कितना? 3, 4, 5 ये हो गए आपके किसके उच्चारण स्थान? आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान। प्लस इसमें आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन हा और सभी स्वर। हा और सभी स्वर। उसके बाद आता है आपका सघोष। यहाँ से आपको एक चीज आपने देखी होगी कि स्वर, अब ये चीजें तो हमें क्लियर होगी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आपने बता दिया। घा किस इस स्थान पे आता है? चौथे स्थान पर। और एक बाद में और एक पहले। क्या? एक बाद में एक पहले। ठीक है। अब जो समस्या आती है वो आती है स्वर, कि हम भूल जाते हैं भैया, हम भूल जाते हैं कि स्वर को हम ऐड किस में करें। महाप्राण में भी हम यही, हमने यही सीखा, और सो घोष अघोष में भी हम यही सीख रहे हैं कि स्वर को ऐड कहां पर करें। तो इसको याद करने का सिंपल सी ट्रिक है, वो है ये कि जहां पर संख्या ज्यादा होगी स्वर वहीं पर जाएंगे। क्या? जहां पर संख्या ज्यादा होगी, स्वरों का कहना है भाई जिसकी जिसमें ज्यादा ताकत है हम उसी के साथ है। क्या? जिसमें ज्यादा ताकत है हम उसी के साथ है। सिंपल सी ट्रिक समझे? जिसमें ज्यादा ताकत है हम उसी के साथ है। ऐसी यदि आप जब आप देखोगे, जब आप देखोगे अल्प प्राण और महाप्राण में, तो ज्यादा ताकत किसके पास है? 3 वर्ग है इसके पास। अल्प प्राण के पास कितने वर्ग है? 3 वर्ग। तो स्वर ने कहा ज्यादा ताकत हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही अब आई घोष अगोस्त की। अच्छा, घोष के पास कितने? 1, 2, 3। अच्छा, ज्यादा ताकत हम तुम्हारे साथ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? जिसके पास ज्यादा ताकत होगी स्वर उसी के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अघोष की। अगर इनकी कुल संख्या पूछ ली जाए तो 5, 5, 10, 5, 15 तो आपके वर्ण हो गए, प्लस 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, एक आपका हा हो गया, और सभी स्वर हो गए 11। तो कितने हो गए? 15,
15 4 19 और 19 11 19 11 30 और एक 31। कितने हो गए? 31। अब बात करते हैं अघोष की। स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। क्या इसमें क्या था? हवा निकल जाती है, इसमें हवा नहीं निकलती है। इसको कैसे याद करें? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। पहला, एक नंबर पर क्या आता है आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या आया? अघोष। क्या आया? अघोष। अघोष का मतलब आ पहले नंबर पर क्या आया? आ। तो क्या हो गया? पहला हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, लड़कियां कहीं जाती हैं तो अपने से क्या है, एक को फ्री में ले जाती हैं। क्या एक एक जाएगी, एक उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। क्या एक फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी? तो यही चीज यहाँ पर देख लीजिए। एक एक तो आया, उसने कहा नहीं यार मैं अकेला जाऊंगा तो यार थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगी, चल एक को और ले लेता हूँ। क्या एक को और ले लेता हूँ, तो इसने दूसरे अपने पास बैठे दूसरे व्यक्ति को भी ले लिया। क्या अपने पास बैठे दूसरे व्यक्ति को भी ले लिया। तो ये यहाँ से आप याद कर सकते हैं, पहला और दूसरा। और उसके बाद आते हैं आपके सा सा सा। तीन सा आते हैं, तो यहाँ पर हो जाते हैं आपकी इनकी संख्या 5 5 10 और 3 13। कितनी? 13 हो जाती है कुल संख्या इनकी। इस प्रकार से 10 प्लस 3 के आधार। वो बात करते हैं जो आपके 4 वर्ण बच गए थे, संयुक्त व्यंजन। क्या? आपके बच गए थे 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो योग है वो 2 वर्णों से मिलकर बना है। किसने? 2 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से? छा जो छत्री है आपका, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। का और सा से। किसके? का और सा के योग से बना है आपका शा। उसके बाद त्रा। त्रा की बात करें तो ता और रा के योग से बना है। ज्ञा, जा और जा के योग से बना है। स्रा का सा और रा के योग से बना है। किसके? सा और रा के योग से बना है। अगर इनका वर्ण विच्छेद भी करें, अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो छा छत्री है आपका, इसका वर्ण विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर क्या है? आधा का है हमारा, और जो आपका वर्ण होता है, जो आपका व्यंजनिक वर्ण होता है, उसमें आपका एक स्वर ऐड होता है। क्या? एक स्वर आपका जुड़ा होता है। तो जब हम सा को भी आधा कर देंगे तो यहाँ से स्वर आपका बाहर आ जाएगा और स्वर हो जाएगा आ। इसी तरीके से ता का करें, ता, रा को भी आधा कर देंगे और आपका आ। ऐसे हम जा का करें, ऐसे हम सरा का करें। ठीक है, ये हो गया इनका वर्णिक विच्छेद। बात करते हैं वर्णमाला में वर्णों का शब्दकोश में स्थान। जो वर्णमाला है, जो वर्णमाला है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपको कोई शब्द दिए जाएंगे, 4-5 शब्द दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि वर्णमाला के आधार पर इनको व्यवस्थित कीजिए। क्या? वर्णमाला के आधार पर इनको व्यवस्थित कीजिए। तब हम इनको व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो जो आपके स्वर हैं, जो स्वर का क्रम है, पहले आप अंक आता है, फिर चांद बिंदी आती है, फिर आहा आता है, फिर आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर री, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन का क्रम। अब आप लोग ये व्यंजन का क्रम देख रहे हैं और इसमें कहीं-कहीं जगह खाली छूटी हुई है। ये, ये, ये और ये। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ये जगह खाली क्यों छूटी है। तो जो का है, का के बाद खाली जगह छूटी है क्यों? इससे पहले हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसके योग से बनता है? का और सा के योग से।
तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? पहले क्या आया? का। तो इसको ये भी कहाँ पर आएगा? किसके बाद आएगा? का के बाद। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आता है? छह छतरी। उसके बाद खा, गा, घा, इञ, चा, छा, जा, जा। जा से क्या बनता है आपका? अभी आप लोगों ने देखा था। जा से क्या बनता है? ज्ञा। इसको बोलते हैं ज्या। ठीक? ज्या। उसके बाद आपका ता। ये आता है आपका जो क्षिप्त वर्ण है। ठीक है? उसके बाद ता। ता से क्या बनता है? त्रा। ठीक है? था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा। सा से क्या बनता है? श्रा। सा, सा, हा। ये था। इस तरीके से आपका वर्णिक विच्छेद जब हम शब्द को उसके हिसाब से वर्णों का क्रम लगाते हैं तो वो इस प्रकार से लगता है। अब बात करते हैं कि इस तरीके से क्यों लगेगा, ये किसने कहा था? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1883 ईस्वी में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानवीकरण इसी प्रकार किया था। क्या? इसी प्रकार किया था। उसके बाद आता है आपका परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। क्या? परंपरागत अतिरिक्त वर्ण जिनको न तो स्वर में रखा गया है, ना व्यंजन में रखा गया है, लेकिन हम अपनी भाषा में उनका लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से परंपरा के हिसाब से उनका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको? परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। ये क्या है? ये आपका अंक, ये चांद बिंदी और आहा। आप सभी को पता है ना, तो ये स्वर में जुड़े हुए हैं, ना ये व्यंजन में जुड़े हुए हैं। जो अंक बिंदी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उनसे हम अनुस्वार कहते हैं। चांद बिंदी होते हैं चंद्र बिंदु, और जो आपकी दो बिंदियां बाद में लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग कहते हैं। अगर वही बात करें अनुस्वार की, अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार का निशान इस तरीके से होता है। शिरोरेखा के ऊपर एक ही बिंदी लगी होती है, जिसमें नाक से अधिक क्या नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है। क्या? नाक से अधिक मुख से कम वायु निकले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुस्वार। क्या? अनुस्वार कहते हैं। और इसका प्रयोग, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, इसका प्रयोग तत्सम, तत्सम मतलब कि संस्कृत के शब्दों में होता है। एक प्रश्न और आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, क्या? कि जहां पर भी आपको शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी दिख जाए, समझ जाओ कि यह तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की पहचान देख लो यहाँ पे कि तत्सम शब्द की पहचान क्या है। जिस भी जिस भी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर आपकी आपकी बिंदी लगी दिख जाए, एग्जाम्पल में चंद्र, दंत, कंटक, पंच। क्या? ये जो वर्ड है शिरोरेखा के ऊपर क्या बिंदी लगी हुई है, लगी हुई है, ये लगी हुई है। ठीक है? तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में, या फिर बोला जाए तो संस्कृत के शब्दों में होता है। अगर वही बात करें दूसरे की, चंद्र बिंदु वाले की, तो इसको क्या? अनुनासिक कहते हैं। क्या? अनुनासिक कहते हैं। जिसमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकले, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। क्या? अनुनासिक कहते हैं। और इसका प्रयोग इसका प्रयोग हमेशा तद्भव तद्भव मतलब हिंदी के शब्दों में होता है। जहां पर भी आपको ये चंद्र बिंदु लगी दिख जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होगा। मतलब कि वह शब्द कैसा होगा? वह शब्द हमेशा तद्भव होगा। क्या? तद्भव होगा। जैसे गांव हो गया आपका, चांद हो गया, दांत हो गया, कांटा हो गया। नोट, कभी भी शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं में के वर्णों के साथ प्रयोग नहीं होती है। क्या? चांद बिंदु, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा, जैसे कैंची को ले लो। कैंची की आई की मात्रा होती है, इसमें जो मात्रा है वो कहाँ है? शिरोरेखा के ऊपर है। यदि यहाँ पर हम चांद बिंदी लगाएं तो क्या अच्छा लगेगा देखने में? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ बिंदी लगाकर भी काम चला लेते हैं। क्या? बिंदी लगाकर काम चला लेते हैं, और वहां पर हम चांद बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब बढ़ते हैं आगे विसर्ग की ओर। अगर बात करें विसर्ग की, तो संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। क्या? संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है, और कहां पर? स्वर के बाद। जैसे प्रातः हो गया, अंता हो गया, दुख हो गया,
प्रातः काल हो गया। अब आप कह रहे होंगे भैया यहाँ तो कोई स्वर है ही नहीं, यहाँ तो ता एक व्यंजन है। क्या ता एक व्यंजन? और आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, जब हम इनका वर्णिक विच्छेद करते हैं, क्या वर्णिक विच्छेद करते हैं, तो ता का वर्णिक विच्छेद किस प्रकार से होता है? ता, ता, आ, फिर आता है आपका विसर्ग। तो ये होता है इस तरीके से, ठीक है? अब करते हैं बात इनकी कि इनको स्वर या व्यंजन में से किसी में क्यों नहीं रखा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जो आपके अनुस्वार है, अयोग्य वा है, जो अयोग्य वा है, अनुस्वार और जो विसर्ग है, उनका प्रयोग तो हम कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं स्थान नहीं दिया है। क्या? उनको कहीं स्थान नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया? तो इनको स्थान क्यों नहीं दिया है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी हैं, इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि अनुस्वार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? यह व्यंजनों की तरह स्वर के पूर्व आते हैं। क्या स्वर्ग से पहले? क्या स्वर्ग व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते? क्या पहले नहीं आते हैं? अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जो ता है, जो व्यंजन होते हैं, अगर हम व्यंजन इनको तो मान लेते यार ये स्वर से पहले आते। क्या स्वर से पहले आते तो हम इनको क्या व्यंजन मान लेते, लेकिन ये कहाँ पर आए? ये आए स्वर के बाद में। कहा? स्वर के बाद में आए, इसलिए ये व्यंजन नहीं है, इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है। ठीक है? स्वर तो है ही नहीं, तो अगर ये स्वर होते तो कहाँ आते? तो आते ये व्यंजन के बाद, लेकिन ये व्यंजन स्वर इनसे पहले आ जाता है। ठीक है? तो ये इस प्रकार से व्यंजन भी नहीं है। अब हिंदी भाषा में कोई दो स्वर, दूसरी बात ये है कि हिंदी भाषा में कोई स्वर एक साथ नहीं आ सकते, कोई दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते। जैसे अभी हमने देखा एक स्वर ये है, अगर हम इनको स्वर मान लें तो ये दो स्वर हैं, दो स्वर एक साथ नहीं आएंगे। हाँ, अपवादिक तौर पर समझे, वह क्रिया शब्द ना हो। क्या? वह क्रिया शब्द ना हो। क्रिया शब्द में दो स्वर एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर वह क्रिया शब्द नहीं है तो उसमें उसमें दो शब्द आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आगत स्वर की। किसकी? आगत स्वर की, जिसे हम औ कहते हैं। क्या? औ कहते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी अंग्रेजी के शब्दों को जैसा ही हिंदी में लिखा जाए, अंग्रेजी के शब्दों जैसा ही हिंदी में लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आगत स्वर। जैसे हॉस्टल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया, ये जो ऊपर मात्रा देख रहे हैं, इसको यही है आगत स्वर। आप ओ। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। किसकी? वर्ण विच्छेद की। जैसे हमने लिखा रमन, सीता, काजोल। अब हमें इनका वर्ण विच्छेद करना, किस प्रकार करेंगे? जैसे रा हो गया, रा में क्या है? छोटा आ। फिर माँ हो गया, माँ में क्या है आपका? छोटा आ। फिर ना हो गया, ना में क्या है? ना में क्या है आपका? छोटा आ। इस प्रकार से इनका करते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे सीता शब्द है, सा, आधा, इसमें क्या बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ही हो गई। फिर आपका है ता, ता आधा हो गया। फिर इसमें क्या? बड़ा आ, ये हो गया। इस तरीके से काजोल, का हो गया आपका, प्लस आ हो गया, प्लस जा हो गया, ओ की मात्रा है तो ओ हो गया। फिर ला है आपका, ला हो गया, प्लस आपका आ हो गया। तो इस प्रकार से हम करते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है? वर्ण विच्छेद को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे आपको शब्द जब हम लोग शब्दावली पढ़ रहे होंगे उस समय। ठीक है? और इसी साथ आपकी हिंदी का एक और चैप्टर खत्म होता है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला से बनने वाले सारे प्रश्न यदि आप ये 2 क्लासें कर लेते हैं, तो वर्णमाला से बनने वाले आपके सारे प्रश्न बहुत ही ईज़िली तरीके से और अच्छे तरीके से याद हो जाएँगे या फिर आप उनको कर पाएँगे। ठीक है? मिलते हैं आपको अगले
क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।